हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कोटक मल्टी कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं इसमें एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इसे वीडियो लाते थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे मल्टी कैप की बात आती है तो सेबी ने एक गाइडलाइन दे रखा है कि हर एक जो कैटेगरी का जो फंड्स है उसमें 25% में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स है उसमें आपका 25% एलोकेशन होना चाहिए, मिड कैप में आपका 25% होना चाहिए, लार्ज कैप में 25% होना चाहिए। तो टोटल कितने हुए 75%। और बाकी के जो बचे 25% है वो किसी में भी आप ले सकते हैं। मतलब आप लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं ज्यादा, या फिर मिड कैप में या स्मॉल कैप में। तो वो टोटल डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे। लेकिन आपको मिनिमम 25% ये तीनों कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ये फंड मैनेजर को क्लॉज एक दे रखा है जो कि सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे ही मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कोटक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 29 सितंबर 2021 है। तो इस फंड को बेसिकली अगर आप देखें तो 3.1 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते थे। मतलब ये कोई ज्यादा पुराना फंड नहीं है। तो इसे कैटेगरी रिटर्न देखिए 3.5 इयर्स में, 3.1 इयर्स में तो 19.05% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें 3.1 इयर्स में तो 25.9% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को 6% से बीट कर रखा है। 6 या 7% आप कंसिडर कर सकते हैं से बीट कर रखा है, जो कि बहुत ही मैसिव डिफरेंस अगर आप देखें। और कंटिन्यूअसली आपको 3 साल तक 25.9% तक का रिटर्न देना, वो अपने आप में बहुत अच्छा खासा रिटर्न, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा कि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, जो कि बहुत जरूरी होता है। तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है मतलब पॉजिटिव फीडबैक इसका डेफिनेट रहेगा। वो भी बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस अगर आप देखें। अगर मान लीजिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता 1000 रुपए फॉर एक साल के लिए, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 15,693 रुपीज में। तो आप देख पा रहे कि मतलब आपका जो पैसा है, मतलब 3,693 रुपीज का आपका जो है प्रॉफिट हुआ होता, वो भी एक साल में। अगर मान लीजिए आपने इसमें ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में किया होता था, कोई अमाउंट से डिपॉजिट था वो 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 14,000 रुपीज में। जी हाँ, 14,000 रुपीज का आपका जो है पैसा बन गया होता। वो भी अप्रोक्स इसका रिटर्न आप मान सकते हैं। तो आपका पैसा 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई होती। अगर मान लीजिए आपने गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने एफडी पे किया होता था, अमाउंट जो आपका एफडी पे जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया था 12,462 रुपीज। मतलब सिर्फ 462 रुपए की बढ़ोतरी हुई होती। तो आप देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत में आपको पैसा जो 3,693 रुपए बढ़ा है, और यहाँ पे आपका सिर्फ 400 रुपए ही बढ़ा है, 462 रुपए। तो इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है। और रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। तो इसलिए रिटर्न के अगर कंपेयर करें कैटेगरी के हिसाब से तो हाई ही रहेगा। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो अबव एवरेज रिस्क है। तो कैसे है ये, अभी नीचे हम रिस्क और रिटर्न रेशियो के बारे में से ही हमको पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप बीटा देखें तो बीटा बेसिकली अगर आप देखें 3 साल का अगर रिस्क और रिटर्न देखा जाए तो बीटा देखा जाए तो 0.96 है, और कैटेगरी देखा जाए तो 0.9 है। मतलब इसने अपने कैटेगरी से ज्यादा वॉलिटिलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेफिनेटली देखिए आपको रिटर्न जो है कैटेगरी से ज्यादा मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो वॉलिटिलिटी देखिए बीटा होता है कि आपको बताता है कि वॉलिटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे बेंचमार्क के हिसाब से यहाँ पे ज्यादा वॉलेटाइल है। 1 से नीचे होना जरूरी होता है, तो यहाँ पे 1 से नीचे है, लेकिन डेफिनेटली कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा आप देख पा रहे 0.96 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वॉलिटिलिटी आपको देखने को ज्यादा मिलेगी। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली आपको बताता है कि आपका जो एवरेज रिटर्न है ना उससे कितना प्लस जा सकता है, कितना माइनस जा सकता है। तो एवरेज रिटर्न मान लीजिए आपका इस पर्टिकुलर फंड का अगर 20 है, तो यहाँ पे 15 अगर इसका इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है तो 20 प्लस 15 कर दीजिए, मतलब आपको 35% तक का आपको रिटर्न दे सकता है। या फिर 20 माइनस 15 कर दीजिए, आपको 5% तक का रिटर्न दे सकता है। मतलब आपको ये एक रेंज बता रहा है कि कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव जा सकता है। और यहाँ पे कैटेगरी की बात करें, देखिए 14.49 है, मतलब कम है। तो अब देख पा रहे अगर ये स्टैंडर्ड डिविएशन इतना कम हो उतना अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो कैटेगरी से ये थोड़ा ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा लेके चल रहा है। तभी आपको रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा दे रहा है कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक मैं यहाँ पे कुछ दे नहीं सकता। यहाँ पे एवरेज फीडबैक दूंगा, कोई ज्यादा अच्छा नहीं कोई ज्यादा बुरा नहीं। और मिनिमम एसआईपी की बात करें तो देखिए यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज से कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट का लमसम करना चाहते हैं 100 रुपीज से कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा क्योंकि यहाँ पे आजकल बच्चे लोग जो है, स्टूडेंट लोग भी है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 100 रुपीज उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप इसमें से एग्जिट मार सकते हैं।
एएम साइज की बात करें तो एएम बेसिकली क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है इसमें आपको पता चलता है। अगर एएम साइज ज्यादा रहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, तो एसआईपी और लमसम बंद कर देते हैं। अगर एएम साइज कम रहता है तो उसमें भरोसा करना बड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्टिकुलर फंड में ज्यादा लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, तभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत कम है। तो यहाँ पे एम साइज अगर देखा जाए तो 15,421 करोड़ रुपीस तक का एम साइज है। तो देखा जाए अगर 3 साल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया एम साइज है। मैं देखा जाए अगर मैं तो बोलूँ कुछ ज्यादा ही एम साइज हो गया, 3 साल का पुराना फंड है और इतना ज्यादा एम साइज। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा। देखिए ज्यादा हो तो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन कम हो तो ज्यादा सोचने वाली बात है। कि अगर आप देखा जाए तो एलआईसी का जो अगर आप देखेंगे उसके जो म्यूचुअल फंड है 7 साल 6 साल पुराने फंड है और उसका एम साइज देखेंगे तो 160 करोड़ रुपीज है। तो इसमें ज्यादा लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, उसमें रिटर्न भी कम है, तो बहुत चीजें हैं उसमें। तो यहाँ पे एम साइज का देखा जाए तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि एम साइज बहुत ज्यादा हो गया है इसका, अगर देखा जाए 3 साल के हिसाब से। लेकिन आप इसको ज्यादा कंसिडर मत करिए, मतलब ज्यादा इसको आप इसको मान सकते हैं नेग्लिजिबल नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि आ, आपका एम साइज अगर ज्यादा है तो ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं 0.38% है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, कि आपका एज ए मैनेजमेंट फीस आपको मैनेजर को पे करना पड़ता है, क्योंकि देखिए वो दिमाग लगा के आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, तो आपको एज ए मैनेजमेंट फीस पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 1% से कम हो तो ज्यादा अच्छा खासा माना जाता है, तो यहाँ पे तो 0.3% है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि 0.7% मैं मानता हूँ कि उससे नीचे होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 1% या 0.7% आपको लाखों करोड़ का डिफरेंस बना देंगे, आप उसको मैनेजमेंट फीस भी पे करेंगे। तो यहाँ पे अगर 0.38% देखा जाए तो बहुत ही रीजनेबल है, बहुत बढ़िया है। 0.5% नीचे तो एकदम सॉलिड पॉजिटिव फीडबैक रहेगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर 1 साल से पहले आपने प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मार लिया तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो लॉन्ग टर्म टैक्स के हिसाब से 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। और मान लीजिए आपने 1 साल पहले एग्जिट मार लिया तो 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 0% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, कोई देने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट कैपिटल की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सब में 25% तो मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद आप बाकी 25% ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं दूसरे में। तो अगर मिड कैप में देखा जाए तो 27.13% तक का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में देखा जाए 29.47% का एलोकेशन है, और लार्ज कैप में 40.78% का एलोकेशन है, और डेप्ट एंड अदर्स में देखा जाए तो 2.6% का एलोकेशन है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन कर रखा है ताकि थोड़ा रिस्क कम कर सके। और मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि जो आपका मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में एक रिस्क रहता है ना, वो इस पर्टिकुलर फंड में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आपका स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, मिड कैप थोड़ा मीडियम रिस्की रहता है, लार्ज कैप बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, मतलब बहुत कम रिस्की रहता है। तो लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में एक रिस्क रहता है ना, तो वो आपका ये मल्टी कैप है। तो इसीलिए आप देख पा रहे कि जो 50% रिस्क तो रहेगा, देखिए 50% आपका एलोकेशन यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप में हो रखा है, तो रिस्क रहेगा, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू मिड कैप। तो रिटर्न भी उसके हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाता है अगर आप देखिए मिड कैप के हिसाब से। तो यहाँ पे एलोकेशन मतलब मार्केट कैपिटल के हिसाब से मैं एकदम बढ़िया बोलूंगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रिस्क थोड़ा कम लेने की कोशिश करिए, तभी लार्ज कैप पे थोड़ा ज्यादा एलोकेशन करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सेक्टरल एलोकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर साइक्लिकल में 23.77% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 19.91% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 18.62% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 7.32% का एलोकेशन है, उसके कम्युनिकेशन सर्विसेज में 6.18% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.73% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 3.96% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 3.08% का एलोकेशन है, और बेसिक मेटल्स में 2.81% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के मामले में देखिए तो ठीक ठाक सा डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन देखिए 25% तक के ले सकते हैं, तो इसमें फंड मैनेजर कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा। तो देखा जाए ऊपर के जो 3 सेक्टर है ना, कंज्यूमर साइक्लिकल, आपका फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सेक्टर, अगर ये तीन अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं और ये सेक्टर के जो स्टॉक्स इस पर्टिकुलर फंड में है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे देगा ये पर्टिकुलर फंड। तो यहाँ पे इसके मामले में मैं नेगेटिव फीडबैक दे ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता। फंडामेंट और यहाँ पे फंड मैनेजर्स की बात करते हैं, यहाँ पे दो फंड मैनेजर है, एक देवेंद्र सिंघल और दूसरे हैं अभिषेक बिसेन। तो देवेंद्र सिंघल का अगर आप एक्सपीरियंस देखें तो 5.44 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और जो सेकंड जो है आपका अभिषेक बिसेन है, इनके एक्सपीरियंस है
5 ईयर्स का। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो दो फंड मैनेजर है दोनों ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, मिनिमम 4 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पे तो आप अच्छे खासे इनको ट्रैक कर सकते हैं, मतलब इनको पास रिटर्न कितना अच्छा खासा इन्होंने दिलवा रखा है, इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेटेजी कैसी होती है ये आप भी पता कर सकते हैं। तो ये एकदम पॉजिटिव फीडबैक रहेगा कि आप फंड मैनेजर जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपका जो पैसा है आप पैसा जो है इनको ही हाथ में दे रहे हैं, ये आपका पैसा लगा के आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो इनका एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे एकदम पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, लेकिन आप इनके बारे में रिसर्च करके ही करिएगा, क्योंकि ये जो फंड मैनेजर है इनकी स्ट्रेटेजी कैसी रहती है, पास्ट में उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिलवाया है या नहीं दिलवाया है, ये सब जानना जरूरी है। रेटिंग की बात करते हैं, इसको 4/5 रेटिंग मिलेगा, ठीक ठाक सा फंड है। देखिए ओवरऑल देखा जाए इसने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दिया है, बहुत ही मैसिव डिफरेंस है। आप देख पा रहे कि इन्होंने मार्जिनल डिफरेंस है, 7% तक का डिफरेंस है, और रिस्क तो डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा लेगा, तभी बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा ज्यादा है, तो वो मैनेजेबल है क्योंकि आपको रिटर्न भी ज्यादा दे रखा है, तो डेफिनेटली आपका मैनेजेबल यहाँ पे रिस्क ले रखा है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया है, ओवरऑल सारा एक्सपेंसेस बढ़िया है, ईवीएम साइड थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा, और बाकी अगर देखा जाए मिनिमम एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, मार्केट कैपिटल भी इन्होंने अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, सेक्टरल एलोकेशन भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंड मैनेजर भी पॉजिटिव अच्छे खासे एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल देखा जाए बढ़िया है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डेफिनेटली आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा इसमें मत लगाइए, और आपका टाइम फ्रेम 5 से 7 साल है तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क रहेगा, लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क रहेगा। लार्ज कैप में जो अगर देखा जाए आप ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे 15 से 16% तक आपको रिटर्न मिलेगा 10 ईयर्स में। इस फंड में अगर आप देखें तो 18 से 20% के बीच में रिटर्न मिलेगा, तभी आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा बन जाता है। मिड कैप में 20% के ऊपर रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि आपका और भी ज्यादा रिस्क हो जाता है, और स्मॉल कैप में और भी ज्यादा रिस्क हो जाता है, तभी उसमें 24-23 ऐसे परसेंट में रिटर्न मिल जाता है, अगर ऑल टाइम में देखा जाए तो ये एक रेंज होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो रिस्क अगर आप मिड कैप से थोड़ा सा ज्यादा लेना, मतलब मिड कैप से थोड़ा कम रिस्क लेके आपको रिटर्न थोड़ा सा और जनरेट करना चाहते हैं लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा, तो भी आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन सारा पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि देखिए 50% जो है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली एक रिस्की फंड है। आप खुद रिसर्च करिएगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये नहीं। और सारा पोर्टफोलियो इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट ना करेगा, और खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं चलो लाता हूँ। थैंक यू।